काजल बहुत काली थी। उसके माता पिता उसके लिए लड़का देख रहे थे, मगर कोई भी काजल से शादी करने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत काली थी। ऐसे ही एक दिन काजल के लिए मनोज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। मनोज बहुत अमीर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी कि वो बोना था। जब ये बात काजल को पता लगती है तो वो मनोज से शादी के लिए साफ मना कर देती है। यह देख उसके माँ बाप बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लड़का बोना है तो तू कौन सा हुस्न की परी है? तू जरा अपना रंग तो देख, कितनी काली है। कोई लड़का तुझे अपनाने को तैयार नहीं है। एक तो फिर भी जैसे तैसे तेरे लिए मनोज का रिश्ता आया है। अरे मनोज में कमी क्या है? सिर्फ इतनी कमी है ना कि वो बोना है, लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अरे हमने तो अपनी जिंदगी गरीबी में काट ली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी गरीबी में ना कटे। लेकिन तुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुझे तो सुंदरता चाहिए, सुंदरता पाने के लिए सुंदर होना भी जरूरी है। जरा अपनी शक्ल तो देख ले शीशे में। अरे माँ, भले ही भगवान ने मुझे काला बनाया है, लेकिन कम से कम मैं लंबी तो हूँ। आगे जाकर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे टेबल लगाकर उतारने की जरूरत तो नहीं है। पति कम बच्चा ज्यादा लगेगा मेरे साथ वो। बेटा, जिस तरह से तू आज मनोज के लिए मना कर रही है ना, वैसे ही सारे लड़के तुझे मना करते हैं क्योंकि तू काली है। तेरे अंदर भी कमी है। जब हमारे अंदर भी कमियां होती है ना, तो हम सामने वाले की कमी को नहीं देखते, बल्कि उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं समझना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना मंजूर करूंगी, लेकिन उस बोने से शादी कभी नहीं करूंगी। तू भी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो हम भी अन्न त्याग देंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है। काजल भी जिद पर थी, वो किसी भी हाल में मनोज से शादी नहीं करेगी। यह देखकर काजल के माता पिता भी जिद पर थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही थी। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वे अपने माता पिता से कहती है, अरे माँ, गुस्सा थोक दो, जाकर खाना खा लो, कर लूंगी मैं उस बोने से शादी। तुम ही लोग खुश रहो, मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती है ना। अगर तुम दोनों की यही जिद है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तेरी खुशी हम चाहते हैं, इसलिए हम तेरी शादी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी समय रहते ही घर से विदा हो जाए, वरना ये समाज उन्हें ताना दे दे के मार डालता है। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों में कमियां ढूंढना बंद कर दो। भगवान ने किसी को इस दुनिया में गोरा बनाया है, किसी को काला तो किसी को मोटा तो किसी को पतला, किसी को बोना बनाया तो किसी को लंबा बनाया है। ठीक है माँ, जैसा तुमको ठीक लगे। आखिरकार माँ बाप की जिद के आगे काजल को झुकना पड़ता है और वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब मनोज को उस दिन में काजल को देखने आता है। काजल को मनोज को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त भी फिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब काजल के घर में रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही काजल की मौसी की बेटी प्रिया काजल का मजाक बनाते हुए बोलती है, वैसे दीदी, जीजू के बारे में तो बहुत सुना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी स्वागत कैसे बनेगी। जीजू को उठाकर तुम बेड पर डालोगी या फिर मुझसे ना ये बकवास मत करो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपने जीजू की तो तुम चली जाओ ना सुहागरात मनाने। या दीदी, आप इस शादी से खुश नहीं हो क्या? पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उस बोने से शादी करके कौन खुश होगा? इतना बोलकर काजल गुस्से में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल के घर में अब मेहंदी रस्म और हल्दी रस्म शुरू हो जाती है। काजल शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन किसी तरह से परिवार वालों की खुशी को ध्यान में रखते हुए काजल मनोज से शादी कर लेती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सभी बोने थे। मनोज की माँ भी बोनी थी, लेकिन मनोज की माँ काजल को बहुत पसंद करती थी। वे काजल को मुंह दिखाई में सोने का हार देते हुए कहती है, ये ले मेरी बहू, सोने का हार पहन और बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी तू। तेरे लिए मैंने बहुत सारी चीजें बनवा कर रखी है, आगे आगे देखती जा। अभी तो सोने का हार दिया है, आगे ना जाने क्या क्या दूंगी मैं तेरे को। मेरे बहुत अरमान थे,
जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना, उस दिन मैं अपनी बहू को बेटी बना कर रखूंगी और अपनी बेटी का जो अरमान है वो सब पूरा करूंगी। थोड़ी देर बाद काजल और मनोज दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। मनोज काजल को देखकर समझ जाता है कि काजल थोड़ी सी नाखुश है और वे काजल को समझाते हुए कहता है, काजल मैं जानता हूँ कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो, लेकिन क्या करें, परिवार की खुशी के लिए हमें ये सब करना ही पड़ा था कि मैं कभी शादी ना करूं, लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं, मेरी भी बहू हो। देखो, ऐसी बातें करके मेरे साथ कुछ भी वैसा करने की मत सोचना। अरे नहीं नहीं, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम पूरी तरह से मुझे समझ नहीं लेती तब तक हम ये सब नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकती हो। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। काजल को उसके ससुराल में बहुत ज्यादा प्यार और मान सम्मान मिलता था। मनोज भी दिल का बहुत अच्छा था। धीरे धीरे अपने परिवार वालों को काजल समझने लगती है। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश रहा करती थी। बीते समय के साथ काजल को मनोज से प्यार होने लगता है। एक अच्छी बहू के साथ काजल अपने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है। ऐसे ही एक दिन काजल की फोन पर फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके घर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वह अपनी माँ का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करा पाए। जब वह बात ये मनोज को पता चलती है तो मनोज उसकी माँ को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ काजल की माँ का ट्रीटमेंट चलता है और कुछ दिनों में ही काजल की माँ ठीक हो जाती है और घर में वापस आ जाती है। काजल अपने पति को इस तरह से उसके माता पिता की सेवा करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। मनोज जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने माता पिता की पसंद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जानती हो कि शादी से पहले मैंने इनको बहुत ज्यादा परेशान किया। मेरी जिद थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अब समझ आया, इंसान मन से और दिल से अच्छा होता है। बाहरी कमी से क्या, इस दुनिया में हर इंसान में बाहरी रूप से कोई कमी नहीं होती। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो कोई छोटा है, कोई लंबा है। पर ये सारी चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती अगर इंसान दिल का अच्छा है। इस तरह से काजल मनोज को अपना लेती है और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। पूजा हंसी खुशी अपने सास ससुर और पति पत्नी की सेवा किया करती थी। पूरा परिवार अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसे ही एक दिन पूजा की सास मंजू पूजा से बोलती है, अरे बहू, रक्षाबंधन पर शहर से तेरी दोनों ननद आ रही है। जरा तैयारी व्यारी कर ले, तुझे तो पता है ना उनका व्यवहार। हाँ जी माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे पता है दीदी को क्या क्या पसंद है और उनको कैसे खुश किया जा सकता है। मैं तो कुछ तैयार करके रखूंगी उनके लिए पहले से ही। इस बार तो उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, फिर चाहे वे जानबूझकर ही मुझे परेशान करने का मौका क्यों ना ढूंढ ले। सच में तूने बहुत समझदारी वाली बात कही है। तुझे तो पता ही है ना, तेरी ननद शहर में रहती है, तब उनके ठाट बाट थोड़े अलग हो चुके हैं, इसलिए कुछ दिनों की बात है। तुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बहू। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है। घर परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी, अच्छे से समझती हूँ सारी चीजें कि कब क्या करना है मुझे। आप बेफिक्र रहिए, इस घर में आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी आई है। अगर हर लड़की की सोच तेरे जैसी हो जाए ना, उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कभी लोग अपनी बहू को बहू नहीं मानेंगे बल्कि बेटी मानेंगे। पूजा अपनी ननद के आने की खुशी में घर में साफ सफाई शुरू कर देती है। बड़ी ननद रितु को आलू के चिप्स बहुत पसंद थे। पूजा उसके लिए धूप में जाकर आलू के चिप्स बनाना शुरू कर देती है। साथ ही छोटी ननद मनीषा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, उसके लिए लड्डू बनाना शुरू कर देती है। यह सब देखकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा तो ननद की आने की खुशी में तैयारियां शुरू हो गई है मेरी बहू। वैसे अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर कि तू अपनी ननद की इतनी चिंता करती है। काश कि मेरी बेटियों को भी अक्ल आ जाती, क्योंकि भाभी कितनी अच्छी है और वह हमेशा तुझे तंग करने में लगी रहती है। अरे माँ जी छोड़िए ना, ये सब तो होता रहता है। बाकी मैंने सारी तैयारियां कर ली है। दीदी को लास्ट टाइम मैंने शिकायत का मौका दिया था, जब वो यहाँ आई थी तो मैंने उनको बेसन का लड्डू बनाकर नहीं खिलाया था। सब कुछ अचानक ही हो गया था। इस बार तो मैंने बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं और चिप्स बनाकर भी तैयार कर दिए हैं।
ये तो अच्छी बात है बहू, चलो मैं जा रही हूँ, थोड़ा मार्केट से सब्जी वगैरह ले आओ। ऐसे ही कुछ दिन बाद पूजा की दोनों ननद शहर से अपने मायके आ जाती है। दोनों के पास 2 अलग अलग सूटकेस थे, बड़े बड़े। वह दोनों अपने आप को हुस्न की परी समझते हुए अपने घर में आती है। तभी पूजा उनके पास जाती है और उनका सूटकेस उठाने की कोशिश करती है। तभी मनीषा गुस्से में पूजा से बोलती है, हे भगवान, तुम्हें इतना नहीं मैनर्स है कि किसी की चीज छूने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए। माफ करना दीदी, मैंने सोचा क्यों ना आपका मैं सामान उठाकर कमरे में छोड़ दूं। आप लोग थक गए होंगे ना, इसलिए। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। कमरा देखकर दोनों अजीब सा मुंह बनाकर बाहर आकर अपनी माँ से बोलती है, क्या बात है माँ, कम से कम हमारे आने के लिए हमारे कमरे तो साफ करवा देती। अरे आपकी बहू से अगर इतने काम नहीं होंगे तो क्या ही फायदा आपकी बहू का। अरे हमें तो अपना कमरा किसी जेल से कम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से साफ सफाई हुई ही नहीं है। हाँ, कोई इंसान रहता भी है या नहीं, इसलिए यहाँ किसी ने कोई अपनी वैल्यू ही नहीं दिखाई। सास अपनी दोनों बेटी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। तभी पूजा उन दोनों को खाना सर्व करती है। दोनों खाना देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं, पूजा, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाया करो इतना ऑयली। अगर हम इतना ऑयली खाना बनाएंगे ना अपने ससुराल में तो हमारे ससुराल वाले गुस्से में हमें बाहर निकाल देंगे। और एक तुम हो, गवार की गवार रहोगी। वही तो, जब अपने मायके आओ तो हमारी भाभी खुश करने के चक्कर में कोई ना कोई मिस्टेक कर देती है, जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप दोनों को खुश करने के लिए मैंने कुछ बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। पूजा अंदर से अपने दोनों नंदों के लिए बेसन के लड्डू और आलू के चिप्स लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, दीदी, आप दोनों के फेवरेट बेसन के लड्डू और आलू के चिप्स आप दोनों को बहुत पसंद है ना। लास्ट टाइम आप दोनों के लिए नहीं बना पाई थी, इस बार मेरे को पहले से ही पता चल गया था कि आप दोनों आने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही तैयारियां कर रखी थी। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। पूजा बार बार उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे दोनों बहनें मिलकर बार बार अपनी भाभी को ताने दे रही थी। अचानक से पूजा को चक्कर आ जाता है और वे जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी तरह से उसे वह उठाकर कमरे में ले जाते हैं। वे पास के डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि पूजा माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर सास बहुत खुश होती है और कहती है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी ही ली, मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी। अब तो मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। अब मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी, क्योंकि मेरे घर में इतना छोटा नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है और ये मेरे घर का पहला छोटा बच्चा होगा। अरे माँ, बस भी करो, तुम्हारी बहू अनोखी माँ नहीं बन रही है क्या जो तुम इतनी खुश हो रही हो। हाँ, खुश ना हो क्या करूँ, पहली बार मेरे घर में कोई छोटा बच्चा आ रहा है, पहली बार मैं दादी बन रही हूँ। तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, तुम दोनों को कहते कहते थक गई, एक बच्चा कर लो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे अपनी बहू से पूरी उम्मीद है, वे मेरी हर इच्छा पूरी करती है, इसलिए वे मुझे दादी बना रही है। तुम दोनों मुझे नानी बनाने वाली हो या नहीं हो पता नहीं, तुम्हारा तो फिकर खराब हो जाएगा। हमें बच्चे करना होगा तब हम कर लेंगे, वैसे भी हम आपकी बहू की तरह गवार नहीं है। बच्चा पैदा करना और झाड़ू पोछा करना यही आता है इसको, इसके अलावा आता ही क्या है आपकी बहू को। इसके अलावा उसे आता है घर परिवार संभालना, सास ससुर की इज्जत कैसे की जाती है वह आता है, अपनी ननद को कैसे खुश किया जाता है वह आता है, अपनी ननद की हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कैसे करते हैं वह आता है। आपको खुश करना आता है, तुम्हारी तरह हर बात में ताने मारना उसे नहीं आता, तुम्हारी तरह हर बात में अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना उसे नहीं आता, बल्कि छोटा बनकर ही सबको प्यार देना आता है मेरी बहू को। मेरी बहू की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती, मेरी खुशी में शामिल तुम नहीं हो सकती, तो यहाँ से 10 मिनट में खड़ी रहने से अच्छा है अपने घर चली जाओ। जब रक्षाबंधन आएगा तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर भेज दूंगी, वहाँ जाकर वह तुमसे राखी बंधवा लेगा। अपनी माँ के मुंह से सारे शब्द सुनकर दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों वहाँ से अपना अपना सामान उठाकर मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि इंसान को प्यार और मान सम्मान उनके व्यवहार से मिलता है। उनको जन्म देने वाली माँ ही उनके व्यवहार को पसंद नहीं कर पा रही थी, तो बाकी लोगों की उम्मीद करना बेकार ही है।